A very good morning students. I am here again and today we will continue our chapter number 1, cell, the structural and functional unit of life. Okay, today we will talk about mitochondria. ये हमारा थर्ड सेल ऑर्गेनल है. ठीक है, तो माइटोकॉन्ड्रिया जो है वो सबसे पहले जो है वो ऑब्जर्व किया था कॉलिकर ने. माइटोकॉन्ड्रिया क्या है अभी बताती हूँ. माइटोकॉन्ड्रिया को ऑब्जर्व किया था कॉलिकर ने 1888 में स्ट्रेच मसल्स के अंदर. मसल्स के अंदर जो स्ट्रेच मसल्स होती है उनके अंदर माइटोकॉन्ड्रिया को ऑब्जर्व किया था. बट द टर्म माइटोकॉन्ड्रिया वॉज इंट्रोड्यूस बाय बेंडा इन 1897. और जो माइटोकॉन्ड्रिया टर्म है यानी कि जो माइटोकॉन्ड्रिया का नाम है वो इंट्रोड्यूस किया था बेंडा ने 1897 में. और अल्टमान नेम्ड एज अ बायोप्लास्ट, और अल्टमान ने इसको इंट्रोड्यूस कराया था एज अ बायोप्लास्ट के नाम से. ओके, अब माइटोकॉन्ड्रिया जो है कॉमनली नोन एज पावर हाउस ऑफ द सेल, यानी कि जो माइटोकॉन्ड्रिया है उसको कॉमनली हम किस नाम से जानते हैं, पावर हाउस ऑफ द सेल. यानी कि जितनी भी हमारी जो सेल है उसको जो पावर सप्लाई करती हैं वो कौन करती है, माइटोकॉन्ड्रिया करती है. जैसे प्रीवियस वीडियो में हमने देखा था क्लोरोप्लास्ट इज़ नोन एज किचन ऑफ द सेल. इसी तरह से जो माइटोकॉन्ड्रिया है वो क्या है, हमारी पावर हाउस ऑफ द सेल के नाम से जानी जाती है. तो ऑब्जेक्टिव के लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होते हैं कि क्लोरोप्लास्ट इज़ नोन एज किचन ऑफ द सेल एंड माइटोकॉन्ड्रिया इज़ नोन एज पावर हाउस ऑफ द सेल. अब जो माइटोकॉन्ड्रिया है वो एब्सेंट होती है प्रोकैरियोटिक में एंड यूकैरियोटिक में प्रेजेंट होती है. प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक में डिफरेंस मैं आपको बता चुकी हूँ. प्रो का मतलब होता है प्रिमिटिव यानी कि पुराना. तो जो प्रोकैरियोटिक होती हैं उनमें न्यूक्लियस जो है वो बहुत पुराना यानी कि नहीं होता, एब्सेंट ही बोल देते हैं. तो प्रोकैरियोटिक में क्या होता है, न्यूक्लियस एब्सेंट होता है. यूकैरियोटिक में न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है. ठीक है, सेकेंड डिफरेंस ये आता है जो प्रोकैरियोटिक होती हैं वो कैसी होती है, उसमें सेल ऑर्गेनल्स भी नहीं होते. बट यूकैरियोटिक में सेल ऑर्गेनल्स होते हैं, यानी कि जैसे कि माइटोकॉन्ड्रिया है, गोल्जी बॉडीज़ है, राइबोसोम है, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, ये सेल ऑर्गेनल्स होते हैं. ये सब प्रेजेंट होते हैं किसके अंदर, यूकैरियोटिक के अंदर. बट प्रोकैरियोटिक में जो है ये सब चीज़ें एब्सेंट होती हैं. तो एक मेजर डिफरेंस ये आता है कि दे आर फाउंड इन ऑल यूकैरियोटिक सेल बट एब्सेंट इन प्रोकैरियोटिक सेल. अब जो माइटोकॉन्ड्रिया है वो डबल माउंटेड मेम्ब्रेन से मिलकर बनता है, यानी कि उसकी स्ट्रक्चर जो है इस तरह से दिखती है. डबल माउंटेड मेम्ब्रेन होगी, पहली मेम्ब्रेन एक आउटर मेम्ब्रेन होगी और एक इनर मेम्ब्रेन होगी. ओके, इस तरह से इसकी स्ट्रक्चर होती है. माइटोकॉन्ड्रिया की स्ट्रक्चर बनानी होती है. ये इसको क्या बोलते हैं, जो आउटर लेयर होती है उसको हम आउटर मेम्ब्रेन बोलते हैं. ठीक है, उसके बाद होती है इनर मेम्ब्रेन. तो जो अंदर वाली लेयर है उसको हम क्या बोलेंगे, इनर मेम्ब्रेन बोलेंगे. अब जो माइटोकॉन्ड्रिया है वो बाथ टब की तरह दिखाई देता है. तो उसकी जो शेप होती है तो बाथ टब की तरह बनानी होती है हमें. तो इस तरह से इसके अंदर क्या होते हैं, ये माइटोकॉन्ड्रिया की शेप होती है. माइक्रोस्कोपिक है, सबकी शेप इस तरह से आ सकती है. ये माइटोकॉन्ड्रिया की शेप है. अब इसके अंदर और क्या क्या चीज़ें प्रेजेंट है, सबसे पहले तो हमें ये पता चल गया जो माइटोकॉन्ड्रिया वो डबल मेम्ब्रेन है, यानी कि एक आउटर मेम्ब्रेन होगी और एक इनर मेम्ब्रेन होगी. उसके बाद इसमें जो ये डॉट्स प्रेजेंट है इनको हम क्या बोलते हैं, राइबोसोम बोलते हैं. तो राइबोसोम प्रेजेंट होंगे. उसके बाद इसके अंदर क्या प्रेजेंट होगा, मैट्रिक्स भरा हुआ होगा. तो जो वाइट कलर का फ्लूइड है इसे हम क्या बोलेंगे, मैट्रिक्स ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया बोलेंगे. अब जो बीच में स्पेस प्रेजेंट है, यानी कि आउटर और इनर मेम्ब्रेन के जो बीच में स्पेस प्रेजेंट है उसको हम क्या बोलेंगे, इंटर मेम्ब्रेन स्पेस बोलेंगे. ठीक है, अब इसे क्या बोलते हैं, सिस्टर्नी बोलते हैं. ये जो हमारी ये जो स्ट्रक्चर दिखाई दे रहा है जिग जैग सा, ये कैसा होता है, सिस्टर मेम्ब्रेन होती हैं. और इंटर मेम्ब्रेन हमें पता चल गया कि जो आउटर और इनर के बीच का जो गैप है उसको हम क्या बोलेंगे, इंटर मेम्ब्रेन बोलेंगे. तो माइटोकॉन्ड्रिया का डायग्राम बनाना बहुत सिंपल होता है. देखिए इस तरह से माइटोकॉन्ड्रिया का डायग्राम जो है बहुत सिंपल है. इस तरह से आपको एक लाइन करनी होती है. ठीक है, उसके बाद क्या होता है, इस तरह से ये हो गया हमारा आउटर मेम्ब्रेन. इतनी लेबलिंग बताऊँ, जितनी लेबलिंग मैं आपको बताऊँगी इतनी लेबलिंग आप करेंगे बहुत सही है. आउटर मेम्ब्रेन हो गया. उसके बाद ये क्या होती हैं, इनर मेम्ब्रेन होती हैं. ये जो बीच में गैप है इसको हम क्या बोलते हैं, इंटर मेम्ब्रेन स्पेस बोलेंगे. ठीक है, यहाँ जो डॉट स्ट्रक्चर प्रेजेंट होती है, यहाँ पे इसके अंदर जो डॉट स्ट्रक्चर प्रेजेंट है उसको हम राइबोसोम बोलेंगे. इसको सिस्टर्नी बोलेंगे. ठीक है, और राइबोसोम प्रेजेंट हो गया, इंटर मेम्ब्रेन स्पेस प्रेजेंट हो गया, आउटर मेम्ब्रेन हो गया और इनर मेम्ब्रेन हो गया, और हमारी
क्या हो गया, यहाँ पे जो भरा हुआ होता है फ्लूइड उसको हम क्या बोलते हैं, माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया। तो हम इसको क्या बोलेंगे, मैट्रिक्स ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया। ठीक है, तो इस तरह से इसकी शेप जो है वो बन जाती है। इससे डायग्राम बहुत इजी होता है माइटोकॉन्ड्रिया का बनाना, तो इतना लेबलिंग बहुत होती है। ओके, तो डायग्राम समझ में आया। अब डायग्राम समझ में आया, उसके हम फंक्शंस देखते हैं कि माइटोकॉन्ड्रिया के फंक्शंस क्या क्या होते हैं। तो फंक्शंस है माइटोकॉन्ड्रिया का, सबसे पहले तो द माइटोकॉन्ड्रिया इज द साइट ऑफ एरोबिक रेस्पिरेशन। एक एरोबिक रेस्पिरेशन में बहुत हेल्पफुल होती हैं। यानी कि एरोबिक रेस्पिरेशन क्या होता है कि ये प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन, यानी कि जो रेस्पिरेशन हम लोग करते हैं उसमें क्या होती है, ऑक्सीजन की प्रेजेंस होती है। ऑक्सीजन को हम इनहेल करते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड को एक्सेल करते हैं। तो जब ऑक्सीजन हमारे ट्रैकिया से होती हुई हमारे लंग्स में जाती हैं तो वहाँ माइटोकॉन्ड्रिया क्या करती है, उसको स्टोर करती हैं और हेल्प करती है एरोबिक रेस्पिरेशन में। क्योंकि एरोबिक रेस्पिरेशन में क्या होता है, एनर्जी जो है वो मेटाबॉलिज्म उसका यूटिलाइज हो जाती है। सेकंड है, माइटोकॉन्ड्रिया के पास अपना राइबोसोम प्रेजेंट होता है। मैंने आपको बताया वो माइटोकॉन्ड्रिया के पास में क्या है, राइबोसोम में जो डॉट स्ट्रक्चर है उसे क्या बोलते हैं, माइटोकॉन्ड्रिया बोलते हैं। एंड राइबोसोम में सर्कुलर डीएनए भी प्रेजेंट होता है। ठीक है, सर्कुलर डीएनए किस तरह से, ये जो राइबोसोम माइटोकॉन्ड्रिया की स्ट्रक्चर है, ठीक है, ये माइटोकॉन्ड्रिया की स्ट्रक्चर मैंने आपको बना के दिखाई थी। इसमें एक ऐसे थ्रेड स्ट्रक्चर प्रेजेंट होगी जिसे हम क्या बोलेंगे, सर्कुलर डीएनए बोलेंगे। ठीक है, तो ये आपको लेबलिंग करनी है, इंटर मेम्ब्रेन, आउटर मेम्ब्रेन, सिस्टर्नी है, राइबोसोम प्रेजेंट है, मैट्रिक्स ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया भरा हुआ होता है और सर्कुलर डीएनए प्रेजेंट होता है माइटोकॉन्ड्रिया के पास में। ओके, नेक्स्ट है सेंस ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया सिंथेसाइज एनर्जी रिच कंपाउंड। जो सबसे ज़्यादा जो एनर्जी है किसी भी सेल ऑर्गेनल के पास में वो क्या है, माइटोकॉन्ड्रिया के पास में होती हैं। जो एटीपी एनर्जी होती है यानी कि एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट जो है वो माइटोकॉन्ड्रिया में मिलता है। तो इसलिए हम इसी वजह से हैंस दे आर कॉल्ड माइटोकॉन्ड्रिया इज पावर हाउस ऑफ द सेल। इसी वजह से हम माइटोकॉन्ड्रिया को क्या कहते हैं, पावर हाउस ऑफ द सेल बोलते हैं। क्योंकि जो एनर्जी है एटीपी उसे स्टोर करने का काम जो करती है वो माइटोकॉन्ड्रिया करती है सेल्स के अंदर। माइटोकॉन्ड्रिया इन्वॉल्व इन द सिंथेटिक ऑफ फैटी एसिड। जो फैटी एसिड का सिंथेसाइज होता है, फैटी एसिड जो ब्रेकडाउन होती हैं, ठीक है, तो उसको जो सिंथेसाइज कर रहा है वो भी कौन कर रहा है, माइटोकॉन्ड्रिया करता है। माइटोकॉन्ड्रिया जो है वो ऑक्सीडाइज करता है ऑर्गेनिक सब्सटेंस को। ऑर्गेनिक सब्सटेंस यानी कि कार्बोहाइड्रेट्स को ऑक्सीडाइज करेगा, लिपिड्स को ऑक्सीडाइज करेगा एंड फैट्स को फ्रॉम एटीपी। तो एटीपी से क्या क्या चीज़ें मिल सकती हैं हमें, कार्बोहाइड्रेट्स ऑक्सीडाइज हो सकता है, लिपिड्स मिल सकती हैं। तो ये माइटोकॉन्ड्रिया के बेसिक फंक्शन होते हैं जो हमें ऑक्सीडाइज करके मिल जाते हैं। नेक्स्ट जो है वो है राइबोसोम। अब राइबोसोम्स क्या होता है, जैसे कि राइबोसोम आपने देखा है कि एक डॉट स्ट्रक्चर है माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर। तो अब राइबोसोम के बारे में पढ़ते हैं। राइबोसोम क्या होता है, राइबोसोम को जो फर्स्ट डिस्कवर्ड किया था यानी कि ऑब्जर्व किया था वो क्या था, पैलेट ने 1955 में। अब जो माइटोकॉन्ड्रिया है वो बोथ यानी कि प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक दोनों में प्रेजेंट होता है। तो ये मेजर डिफरेंस होता है माइटोकॉन्ड्रिया का। मेजर एग्जाम्पल है कि जो राइबोसोम है ये दोनों में प्रेजेंट होगा। राइबोसोम आर प्रेजेंट इन बोथ यूकैरियोटिक एंड प्रोकैरियोटिक, दोनों सेल्स में प्रेजेंट होगा। अब किसी में 70S टाइप राइबोसोम होता है, किसी में 80S राइबोसोम होते हैं। अब जो राइबोसोम की कैलकुलेशन होती है वो देखिए कितनी डिफरेंट होती है। राइबोसोम में क्या होता है, अगर आप इसको काउंट करें 30 + 50 इक्वल टू कितने होते हैं, 80 होते हैं। लेकिन राइबोसोम की कैलकुलेशन कहती है कि राइबोसोम में क्या होता है, अगर 30+ राइबोसोम होंगे तो +50S राइबोसोम के साथ में इसको ऐड करेंगे तो इसकी जो टोटल आएगा वो कितना आएगा, 70 आएगा। तो अगर आपके पास में लिखा हुआ हो 30 + 50 राइबोसोम तो आपको क्या करना है, इक्वल टू 70 राइबोसोम पे क्लिक करना है। नेक्स्ट है इसमें 80S राइबोसोम। अब 80S राइबोसोम कैसे बनते हैं, 80S राइबोसोम बनते हैं लार्ज यूनिट यानी कि एक तो 60 और 40 की यूनिट मिलाकर क्या बना देते हैं, 80S टाइप्स ऑफ राइबोसोम बना देती हैं जो यूकैरियोटिक में मिलती हैं। प्रोकैरियोटिक में मिलते हैं हमारे 80S टाइप राइबोसोम मिलते हैं, यानी कि 30 + 50S राइबोसोम जो है वो प्रोकैरियोटिक में मिलेंगे और जो 80S टाइप राइबोसोम है वो यूकैरियोटिक में मिलेंगे। ओके, राइबोसोम जो होते हैं ये बाउंडेड नहीं होती एक सिंगल यूनिट किसी भी यूनिट से, दे आर डेंस। ये डेंस स्फेरिकल होती हैं, ग्रैनुलर होती हैं।
यानी कि जो राइबोसोम है उसकी जो शेप है वो इस तरह से दिखाई देती है, ना तो किसी भी यूनिट से बाउंडेड होती, वो एक डेंस स्फेरिकल होती है, इस तरह से वो राइबोसोम होती है, डेंस। ठीक है, और हम इसे क्या बोल सकते हैं, अगर आपको 70s राइबोसोम यानी कि जो प्रोकैरियोटिक में मिलने वाले राइबोसोम हैं वो कितने होते हैं, हमारे 70s राइबोसोम होते हैं। तो इसको अगर हम ब्रेक डाउन करते हैं तो आपको कैसे ब्रेक डाउन करना है, 30+50 में करना है। तो 30+50 इक्वल टू कितने, 70। जो 70s राइबोसोम है वो प्रेजेंट किसके अंदर है, हमारे पास में प्रोकैरियोटिक के अंदर है। लेकिन अगर आपको यूकैरियोटिक के राइबोसोम को ब्रेक डाउन करना है तो वो कितने होते हैं, वो होते हैं 60+40 इक्वल टू 80s राइबोसोम। ठीक है, ये किसके हैं, यूकैरियोटिक के। तो 60 राइबोसोम स्फेरिकल होते हैं और 40 ऐसे। तो इस तरह से आपको इसको ब्रेक्स करना होता है राइबोसोम को, क्योंकि राइबोसोम की जो यूनिट है वो एसिमेट्री होती है, सिमेट्री नहीं होती, वो एसिमेट्री होती है। ओके, राइबोसोम कंटेन करता है राइबोन्यूक्लिक एसिड यानी कि आरएनए, प्रोटीन और लिपिड्स को कंटेन करेगा राइबोसोम। ईच राइबोसोम जो है वो 2 अनइक्वल सब यूनिट से मिलकर बनता है, जैसे कि 30+50 से मिलकर बन गया 70। ठीक है, तो राइबोसोम जो है वो ब्रेक्स होता है 50s और 30s सब यूनिट्स में, और 80s राइबोसोम जो है वो ब्रेक्स करता है 60+40 में, क्योंकि राइबोसोम जो है 2 अनइक्वल सब यूनिट से मिलकर बनता है, ये हमें याद रखना है। तो दोनों में क्या होती हैं, एसिमेट्रिकल, हम इसलिए बोल सकते हैं जो राइबोसोम है वो एसिमेट्रिकल होते हैं। अब राइबोसोम के फंक्शन क्या होते हैं ये देखते हैं। राइबोसोम का फंक्शन क्या होता है, प्रोटीन सिंथेसिस करना, क्योंकि आरएनए को स्टोर करके रखना है, और आरएनए का फंक्शन होता है प्रोटीन का सिंथेसाइज करना। सेकंड है कि क्या करता है कि स्पेसिफिक प्रोटीन को क्या करता है, द असेंबल अमाइनो एसिड इन द डेफिनेट सीक्वेंस, अमाइनो एसिड को एक सीक्वेंस प्रोवाइड कराता है जो स्पेसिफिक प्रोटीन होती है। ठीक है, तो ये माइटोकॉन्ड्रिया राइबोसोम के बारे में हमने देखा। नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे गोल्जी एपरेटस। टिल देन रिवाइज इट, वी विल मीट इन नेक्स्ट वीडियो।